हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैभव सैनी। आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट ईयर मैंने आरआरबी पीओ मेंस भी क्लियर किया था और आरआरबी क्लर्क मेंस भी क्लियर किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस सेक्शन को पहले करना है और उस पर्टिकुलर सेक्शन में पहले किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसमें से जो सबसे ईजी और सबसे कम टाइम देने वाले सेक्शंस हैं वो हैं इंग्लिश या हिंदी, आप जो भी अटेम्प्ट करें। उसके बाद कंप्यूटर और उसके बाद जनरल अवेयरनेस। अब मैं रियलिटी बताता हूँ कि आपको मिनिमम कितना टाइम लगता है। मुझे याद है जनरल अवेयरनेस को अटेम्प्ट करने में मुझे 15 मिनट के आसपास लगे थे। कंप्यूटर को अटेम्प्ट करने में मैंने 10 मिनट का टाइम दिया था। मैं सोच के गया था कि मैं 10 मिनट में कर लूँगा, बट मुझे इसमें करीब करीब 12 मिनट लग गए थे। ठीक है। उसके बाद बात आती है रीजनिंग की और न्यूमेरिकल एबिलिटी की। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहले किस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग करी थी रीजनिंग से। सबसे पहले मैंने रीजनिंग को अटेम्प्ट किया था। मैं सोच के गया था कि मैं 35 मिनट्स के आसपास रीजनिंग को दूंगा। तो इन 35 मिनट्स में पहले मैंने रीजनिंग करी। उसके बाद मैं सीधा न्यूमेरिकल एबिलिटी पे नहीं आया, मैंने बीच में जनरल अवेयरनेस को ले लिया था। फिर मैंने अराउंड 15 मिनट दिए जनरल अवेयरनेस को। इसको आप 15 से 20 मिनट दे सकते हो। 20 मिनट भी ज़्यादा है यार, मैंने 15 मिनट दिए थे। आप 15 मिनट में करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर जब 15 मिनट में आप जीए को कर लोगे, फिर मैंने दोबारा से 35 मिनट का टाइम दिया न्यूमेरिकल एबिलिटी को, 3rd नंबर पे। ठीक है। फिर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैंने अराउंड 35 मिनट्स ही न्यूमेरिकल एबिलिटी को दिए थे। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी करने के बाद मैंने स्विच किया कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर को मैंने दिए सिर्फ और सिर्फ 12 या यू कैन से 10 मिनट। 10 से 12 मिनट में मैंने कंप्यूटर कर ली। और लास्ट में मैं गया था इंग्लिश पे, जो कि 5th सब्जेक्ट था। बट इंग्लिश में मुझे क्या फील हुआ था, लास्ट में मेरे पास टाइम कम बचा था और थोड़ा सा पेपर मेरा पूरा अटैम्प्ट हो गया था, बट उसमें आरसी थोड़े बड़े बड़े थे और ज़्यादा थे, तो मुझे इंग्लिश को ना थोड़ा बहुत ही फास्ट करना पड़ा था। ये रहा था मेरा पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका। अब आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे, क्यों रीजनिंग के बाद सीधा क्वांट क्यों नहीं करी, रीजनिंग के बाद सीधा इंग्लिश क्यों नहीं करी। देखो, इसमें आपके ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ना, ये थोड़े से लेंदी पेपर्स होते हैं, लेंदी सब्जेक्ट्स हैं। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, इन तीनों को एक साथ अटेम्प्ट कर लोगे ना तो माइंड पजल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, पहले एक थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा सिंपल ले लिया, फिर मैंने थोड़ा टिपिकल ले लिया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सिंपल ले लिया। तो इस तरीके से ना आपका थोड़ा टाइम मैनेज हो जाता है और आपका माइंड भी पजल नहीं होता। ये बात रही सेक्शन मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट किए थे। ठीक है। ओवरऑल आपको पता है 120 मिनट मिलते हैं, आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। तो और इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, लेकिन सेक्शनल टाइम नहीं होता। तो आप किसी भी सेक्शन को जितना मन करे उतना टाइम दे सकते हो। बस याद रखना है कि जो 4-5 नंबर, जैसे सेक्शनल कट ऑफ कंप्यूटर में अराउंड 5-6 मार्क्स गई थी, तो इतना आपको ज़रूर कर लेना है। बाकी तो आप जिस सेक्शन में मास्टर हैं वहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है। देखो, अब बात करते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करने में आपको क्या करना है। मैंने जैसे रीजनिंग से स्टार्ट किया, मैं एक सेकंड आप रुको, मैं इसमें पेज ऐड कर लेता हूँ। देखो, सपोज करो मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया। बहुत मैटर करता है कि आप रीजनिंग का पेपर जब आपके सामने ओपन हुआ है ना, तो आप पहले क्या अटेम्प्ट करने वाले हो। 110% जो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा वो पजल का ही मिलेगा। स्टार्टिंग में पजल बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करनी। स्टार्टिंग में जो भी आपको कोडेड फॉर्म में मिलता है ना, चाहे वो सिलोगिज्म हो, चाहे वो इनइक्वालिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट हो, ठीक है, पहले आपको इनको अटेम्प्ट करना है। जब ये सारा मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको जाना है किस तरफ, फिर आपको जाना है पजल्स की तरफ। अब पजल्स में आप देखोगे कि आपको 4 से 5 पजल्स देखने को मिलेंगी। तो इन 4-5 पजल में पहले आपको ये देखना है वो कौन सी पजल है जो मैं पहले अटेम्प्ट कर चुका हूँ। मान के चलो सिटिंग अरेंजमेंट है और उसमें सपोज़ 12 लोग बैठे हैं और 12 के 12 अंदर देख रहे हैं, तो बहुत ही डुएबल पजल है।
इसी पजल में अगर 6 अंदर होते 6 बाहर होते तो थोड़ी टिपिकल हो सकती थी, बट ऑल आर फेसिंग इनसाइड मतलब इसको तुरंत अटेम्प्ट कर लो, आपकी फेमिलियर पजल है, पहले आप कर चुके हो। या फिर आपको एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, मतलब कि उसमें मान के चलो कि 8 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है पहले आपको वो पजल अटेम्प्ट करनी है जो आप पहले अपनी लाइफ में देख चुके हो। इन 4-5 पजल में आपको 1 या 2 पजल ऐसी ज़रूर मिलेंगी जो थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी और जो आपने पहले अटेम्प्ट नहीं करी होंगी, ठीक है। तो ये बात रही पजल्स की। अब मैं अपना बताऊं, मैं आरआरबी पीओ मेंस में केवल एक पजल अटेम्प्ट करके आया था। जब मैं दूसरी पजल अटेम्प्ट करने जा रहा था तो मेरे 2-3 मिनट वेस्ट हो गए थे, तो मुझे फ़ायदा नहीं लगा कि मैं और पजल या रीजनिंग को टाइम दूं, मैं तुरंत क्वांट्स की तरफ शिफ्ट कर गया था। बाकी जो मेरे 16-17 नंबर थे वो मैंने सारे मिसलेनियस से गेन कर लिए थे। ये रहा था मेरी रीजनिंग में, ठीक है। बात करते हैं क्वांट्स की। ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ मेंस में बहुत पूछी जाती हैं। उसके बाद आरआरबी पीओ मेंस में स्पेशली और आरआरबी क्लर्क मेंस में स्पेशली आपसे अप्रॉक्सीमेशन पूछा जाता है, और मान के चलो ये रॉन्ग नंबर और अप्रॉक्स के क्वेश्चन आपको पेपर के लास्ट में होंगे, बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे लास्ट में। एटलीस्ट 5 अप्रॉक्सीमेशन तो ज़रूर आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये यहाँ से रहा। इसके बाद अगर मैं अपनी 1 साल पहले की बात करूँ अपनी शिफ्ट की, तो अराउंड देखो 3 से 4 डीआई आई थी। वेट, पेन नहीं चल रहा। अराउंड 3 से 4 डीआई आई थी और उन तीनों चारों डीआई को मैंने अटेम्प्ट किया था। पेपर वॉज नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, डीआई बहुत डुएबल थी। और आप ये बोल सकते हो कि उस डीआई को सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही थी। केवल आपको पहले जो भी आपको डेटा दे रखा था, चाहे पाई चार्ट में हो, चाहे टेबुलर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको कन्वर्ट करना था अपनी सिंपल लैंग्वेज में। मतलब सपोज बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, तो आपको कन्वर्ट करके अपनी रफ शीट पे लिखना था, हाँ इतने बॉयज़ हैं इतनी गर्ल्स हैं। फिर क्वेश्चन को करने में ना बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए। तो मैंने चारों डीआई अटेम्प्ट की थी और चारों विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 35 मिनट्स बड़े प्यार से हो गई थी मिसलेनियस करने के बाद, ठीक है। ऐसा रहा था। इसके बाद मैं अगर इंग्लिश या हिंदी की बात करूं, तो इंग्लिश पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा कि इन बचे हुए दिनों में इंग्लिश को लेके आप क्या कर सकते हो, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरआरबी की इंग्लिश उतनी खतरनाक नहीं आती। अगर हम कंपेयर करें आईबीपीएस या एसबीआई से, तो आरआरबी की इंग्लिश सिंपल होती है, बट पेपर थोड़ा लेंथी होता है। तो आपको जल्दी से जल्दी रीड करने की आदत होनी चाहिए कि आपको अगर क्वेश्चन दे रखा है तो विद इन मिनिमम टाइम आप क्वेश्चन को पढ़ के जज कर लो कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है। क्योंकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ना पूरा पैराग्राफ होता है यार, एक 5-6 लाइन का, आपको उसको पढ़ के समझना होता है कि आपसे वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो इसमें आपको अभी मास्टर बनना है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए जज करने में। ये बात रही इंग्लिश की। और देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि पहले मैंने कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया था और किस पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने पहले किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। एक चीज़ और है, मेंस में यार इंपॉर्टेंट होता है कि देखो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके नहीं आने होते, तो आपको ना स्किप करने की आदत ज़रूर होनी चाहिए कि पहला क्वेश्चन नहीं आता तुरंत स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, दूसरा भी नहीं आता कोई बात नहीं तीसरे पे आ जाओ, बहुत सारा पेपर पड़ा है अभी करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि 50% पेपर आपको छोड़ के आना है, तो फालतू में एक क्वेश्चन में अटक के नहीं रह जाना, आपको स्किप करके आगे बढ़ना है और अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि पेपर ना बिल्कुल डुएबल होता है। अगर 50% कंटेंट हार्ड है ना, तो 50% डुएबल भी होता है, नहीं तो कट ऑफ कोई क्लियर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्किप करने की आदत आपने होनी चाहिए। और एक चीज़ और है, ऐसा नहीं करना कि आपको रीजनिंग में मज़ा आ रहा है, रीजनिंग में ही आपने पूरा 1.5 घंटा निकाल दिया, 1.5 घंटे रीजनिंग कर रहे हो बैठ के, रीजनिंग करके तुरंत क्वांट्स पे आ जाओ। फिर आपको लग रहा है ना कि रीजनिंग में हाँ मुझे कुछ कुछ वो आता था, मैं कर सकता हूँ, अगर 5 मिनट दे दूँ तो वापस रीजनिंग पे चले जाओ। ऐसे आपको रीजनिंग और क्वांट्स के बीच में स्विच भी करना है कि थोड़ी रीजनिंग कर ली, फिर थोड़ी सी क्वांट्स कर ली, फिर लग रहा है रीजनिंग में कर सकता हूँ, वापस रीजनिंग पे चले गए, फिर वापस क्वांट्स पे आ गए। इस तरीके से मैंने किया था, तो थोड़ा सा ना माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। आप रीजनिंग के बाद थोड़ा सा सपोज करो अप्रॉक्सीमेशन की तरफ आओगे, तो माइंड थोड़ा सा आपका सही से काम करता है कि हाँ चलो रीजनिंग के बाद थोड़ा सा क्वांट्स कर रहा है बंदा। तो इस तरीके से आपको देखना है। बाकी
बहुत मैटर करते हैं कि आप पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से कर रहे हो। तो इन बचे हुए दिनों में आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो या मॉक्स को सॉल्व कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी बना के करो कि पहले कौन सा सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो और कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर रहे हो। इन बचे हुए दिनों में ये स्ट्रैटेजी एटलीस्ट अपनी बिल्डअप कर लो, ठीक है। आई विल पोस्ट अ सेपरेट वीडियो फॉर इंग्लिश एंड अ सेपरेट वीडियो फॉर करंट अफेयर्स बाय टुडे इवनिंग. This is all from my side regarding like how I attempted and how you must attempt your PO mains examination. So have a nice day ahead. Bye bye.